देखो यस अब सर। इसमें है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो जो हम इसमें देखेंगे कौन-कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला जो कारक है अभिकारकों की सांद्रता। जो अभिकारक होंगे उनकी सांद्रता, ठीक है ना? उनकी जो सांद्रता होगी वो किस प्रकार से प्रभावित करेगी। नंबर 1 जो अभिकारकों की सांद्रता है, वो क्या करती है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। दूसरा है इसमें अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति, उनका नेचर किस प्रकार है, वो भी क्या करेगी? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। यानी कि अभिकारकों और जो उत्पाद हैं, उनका जो उनकी जो प्रकृति है, वो क्या करेगी? किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। उसके बाद है ताप। यहाँ पर यदि देखोगे तो ताप ताप जो है किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, है ना? उत्प्रेरक हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, माध्यम की प्रकृति हो गया और विकिरण प्रभाव हो गया। ये हम जनरली इन चीजों को अभी पढ़ेंगे, है ना? ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें जो पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता, और इसमें आगे लिखा हुआ है कि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक का दाब, ठीक है ना? यहाँ पर यदि देखेंगे तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर पदार्थ लिया, मान लीजिए ए पदार्थ हमारे पास है और इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है ना? तो जितनी अधिक मात्रा में इसकी सांद्रता होगी उतनी अधिक मात्रा में क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना? यहाँ यहाँ क्या होगा? जैसे आपने अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? जैसे अभिक्रिया का वेग हम देख रहे हैं, तो अभिक्रिया का वेग का हिसाब क्या लिया जाएगा इसमें? मान लीजिए इसकी सांद्रता कम होगी तो ये बनता चला जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सब में बराबर हो जाएगा। तब इस क्या बताया था आपको कि उनकी गति क्या हो जाती है? धीमी पड़ने लग जाती है। अभिकारक से उत्पाद बनने की जो गति होती है वो धीमी पड़ने लग जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी सांद्रता बढ़ा देंगे। जैसे माना अभी इससे पहले हमने बताया था, जैसे अभिक्रिया का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में, है ना? तो हम क्या कहते थे कि जैसे माना ये प्रारंभिक अवस्था में टाइम इज इक्वल टू 0, ये बताया था मैंने। तो उस समय क्या होगा? ये क्या होगा? मान लीजिए 10 ग्राम है, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? यहाँ 0 होगा। माना टाइम इज इक्वल टू कुछ मिनट्स आए हैं, है ना? आफ्टर कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा? ये 50 मिनट बाद, ठीक है ना? 50 मिनट बाद हमने देखा कि ये 5 ग्राम यहाँ आ गया और 5 ग्राम यहाँ हो गया। इस समय क्या होगी? इसकी जो क्या होगी? गति होगी वो धीमी होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में ये बहुत धीमी गति से चल रहा होगा। लेकिन यदि हम क्या करें? इसकी सांद्रता बढ़ा दें, इसकी 10 ग्राम की जगह फिर 20 ग्राम कर दें, फिर ये अभिक्रिया क्या होगी? फॉरवर्ड चलेगी। कब तक चलेगी? जब क्या होगा? बराबर ना हो जाए। जैसे 25 हो गया ना, तो साढ़े यहाँ पर जब तक क्या ना हो, 12.5 दशम इतना ग्राम यहाँ ना हो जाए, इतना ग्राम यहाँ ना हो जाए, तब तक ये तीव्र गति से चलेगी। तो जैसे-जैसे अब फिर हमने क्या किया? फिर 40 ग्राम और बढ़ा दिया। तो ये अभिक्रिया तीव्र होती चली जाएगी। यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो तेजी से बनेगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है? सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ रहा है, ठीक है ना? और ये कहता है कि अभिकारक की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है और सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और यदि हमने सांद्रता क्या कर दी? कम कर दी, तो उसका वेग क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर यदि देखेंगे तो ए प्लस बी और ये अभिक्रिया उत्पाद दे रखा है ना? तो यहाँ जो इसके प्रोपोर्शनल होगा वेग निकालेंगे। किसी भी अभिक्रिया का जब हम वेग निकालते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये उत्पाद का है, ध्यान रखना। कहाँ पर? इसका इसका वेग निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो जब इसका वेग निकाल रहे होंगे तो तब इसके एक्टिव मास आ जाएंगे, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। और जब उत्पाद के देखो अभिक्रिया
पर ये देखेंगे इस उत्पाद के लिए देखेंगे, यानी कि A+3C के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम वेग निकालेंगे तो इसका वेग क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ C की घात 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की वेग को ज्ञात भी कर सकते हैं और उनसे हम निकाल भी सकते हैं कितनी मात्रा में हमें सांद्रता। तो सांद्रता क्या होगा, ये ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट ये है, अभिकारक की सांद्रता घटाने पर, जो अभिकारक की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और सांद्रता को बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, बस ये ध्यान रखें, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। दूसरा है इसमें अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति। तो अभिकारक आप लोगों को पता है, जो अभिक्रिया आपस में करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा N2 plus 3H2, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है ना। और इसको रिवर्सिबल का चिन्ह लगा देते हैं, उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल NH3 बनाते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो जो अभिकारक है और उत्पाद है, उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कौन, अभिक्रिया का भी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का भी अभिकारकों, उत्पादों और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है, 3 चीजों पर निर्भर करेगा। जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिकारकों और उत्पादों और बंधों की प्रकृति। एक तो अभिकारक पे करेगा, जो ये अभिकारक दिए हुए हैं, इन उत्पादों पर भी निर्भर करेगा, और साथ साथ में इनके बंधों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। इनके बंधों की प्रकृति कैसी है, जैसे ये कहता है कि मान लीजिए सपोज हमारे पास NO है, NO को बोलते बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल NO2, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तीव्र गति से हो गया अभी, ठीक है ना, ये तीव्र गति से होने वाला है। लेकिन इसी की जगह यदि हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं CO और प्लस O2 लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये धीमी गति से, ये मंद गति से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनका नेचर कैसे है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि यदि माना इसमें देखेंगे अभिकारकों की प्रकृति, यदि ये आयनिक प्रकृति के होते, सपोज आयनिक प्रकृति के होते, तो ये तीव्र गति से होते। अब मॉलिक्यूल में क्या होगा, अणु में भी अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं, उनके बीच जो बंध है, उनके बीच ध्रुवीय गुण है, वो सारी चीजें काउंट हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ये नाइट्रोजन को देखेंगे 3 नेगेटिव और ऑक्सीजन 2, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं ना, और 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच जो क्या है, धनावेश और ऋणावेश का प्रभाव वो भी डिपेंड करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 4 माइनस 2 माइनस, ठीक है ना, इनके बीच जो है क्या होगा, ज्यादा बॉन्डिंग होगी, तो इसलिए ये जल्दी टूटता है, ये धीमी गति से टूट रहा है। तो उनके बंधों के आधार पर भी हम क्या करेंगे, उनके उत्पाद कितने बने, इस पर भी निर्भर करेगा। तो ये याद रखना आपको कि रासायनिक जो अभिक्रिया का वेग है, अभिकारकों, उत्पादों और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है बेटा ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को पता है कि अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर क्या होगी, जैसे कोई अभिक्रिया है, देखो अभिक्रियाएं बहुत सारी प्रकार की होती है ना। तो हम किसी भी अभिक्रिया को ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा उदाहरण के तौर पर कि हमें कोई अभिक्रिया करवानी, यहाँ 2 प्रकार की अभिक्रिया होगी,
एक होगी ऊष्मा शोषी और दूसरी कौन सी होगी? ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? कोई बताएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी? सर जो ऊष्मा का शोषण करती है। बिल्कुल, अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का शोषण करती है ना? अभिक्रिया पूर्ण हो रही हो, उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जो ऊष्मा का क्या कर रहे हो? शोषण कर रहे हो, ऊष्मा ग्रहण कर रहे हो, है ना? कब? पूर्ण होने के लिए। अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जो ऊष्मा ग्रहण कर रहे हो, वो कहलाती है ऊष्मा शोषी। और इसमें क्या होगा उसमें छेपी में? अभिक्रिया पूर्ण होते ही ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हो, या अभिक्रिया जैसे पूर्ण हो रही हो और उसके साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हो, तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। उसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? तो ये देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये क्या कहता है? जनरल चीजें कह रहा है कि जैसे माना हमने ताप बढ़ाने पर, ठीक है ना, यदि हमने ताप बढ़ाया तो अधिकतर अभिक्रियाओं का वेग में वृद्धि, जो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उनके वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे हम क्या करेंगे? ताप बढ़ाएं, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो गई। और वो वृद्धि किस प्रकार से मानी जाती है? वो कहते हैं कि लगभग यदि हम 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं, कितना? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का जो वेग होगा ये दुगुना या तिगुना हो जाता है। क्या तो दुगुना होगा या क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो दुगुना तिगुना हो जाता है। जैसे माना आप लोगों ने देखा होगा पानी, चीनी को तो देखा आप लोगों ने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? चीनी को हमने पानी में घोला, ठंडे पानी में घोलोगे तो देर में घुलेगी। क्या होगी? देर में घुलेगी। लेकिन जब हम गर्म पानी लेंगे, पानी को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये चीनी जल्दी घुल जाएगी। यानी कि अभिक्रिया तीव्र हो गई। तो ये कहता है कि अधिकतर, अधिकतर, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसने कहा अधिकतर कहा उसने, है ना? अधिकतर अभिक्रियाओं का वेग में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ तब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया किस प्रकार की? वृद्धि तो किस में होगी? ऊष्मा शोषी वाले अभिक्रिया। मान लीजिए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, तब क्या होगा? तब तो और डाउन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि सामान्यतः ये देखो जो जनरल एक एजम्पशन है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रियाओं की वेग में वृद्धि होती है। ठीक है ना? फिर हम अंदर जाएंगे, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसमें छेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना, तो वो अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि जो क्या होगा 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उनका जो अभिक्रिया का वेग है दुगुना या से 3 गुना तक हो जाता है, बढ़ जाता है ना, 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है ना? और अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव के लिए हम क्या करेंगे? जो आर्यनिश समीकरण है इसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। आगे आगे वाले पार्ट में सर है। हाँ सर गलत लिखा है सर, ये इक्वेशन गलत लिखी है सर। ये वाली, यस सर। बोलो क्या था? सर एक्सपोनेंशियल की पावर सर ई माइनस ई अपॉन आर टी आना था सर। हाँ ई अपॉन आर, यहाँ से ये ना, अच्छा दिख रहा है वहाँ, ई अपॉन आर टी, यस सर। ई यस सर अपॉन आर माइनस टी, ई अपॉन आर। यस ई सर। अपॉन आर टी ये ना, यहाँ पर सही कर रहे हो, ई माइनस का सर। माइनस है ये लिखा हुआ, माइनस तो है बेटा उसमें ना। ए के इज इक्वल टू ए, और ई की पावर क्या होगा? माइनस ई ए अपॉन आर, इस प्रकार से होगा। ठीक है ना? ये आर्यनिक समीकरण के लिए, इससे हम क्या करेंगे? अभी इसको आगे बता देंगे हम आपको जब आगे वाले पार्ट में, ठीक है ना? तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं ये आर्यनिक समीकरण, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये ताप का प्रभाव है बेटा, है ना? ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। उसके बाद देखो बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो जानते हैं आप लोग, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है? उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा? सर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग की सर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बिल्कुल,
यहाँ पे कोई कहानी है बेटा, जैसे ताप का प्रभाव है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी है। जैसे हमने ताप में पढ़ा वैसे उत्प्रेरक का प्रभाव है। यहाँ उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है ना, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है ना। एक तो क्या होगा उत्प्रेरक वर्धक, और एक होता है उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। तो यहाँ सिंपल हमने ये मान के चलते हैं, जब उत्प्रेरक का प्रभाव देखा गया है तो उत्प्रेरक वर्धक की बात कर रहे हैं, है ना, जनरली, सामान्यतः, है ना। वैसे उत्प्रेरक विष भी होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक मिलाएंगे तो अभिक्रिया की वेग बढ़ जाता है, लेकिन यदि हमने उत्प्रेरक विष मिला दिया तो उससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, ठीक है ना। ये दो चीजें होती हैं, लेकिन हम सामान्यतः लेते हैं कि जो उत्प्रेरक का प्रभाव होगा, तो ये कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, परंतु स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखना, उत्प्रेरक में ये ध्यान रखना, इसकी एक विशेषता होती है। ये अभिक्रिया का वेग तो बढ़ा देगा, अभिक्रिया और तेजी से करवा देगा, ये कम भी करवा सकता है ना। कम तो तब करवाएगा जब उत्प्रेरक विष लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उत्प्रेरक का मतलब यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक ही रहता है, जनरली, सामान्यतः, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सामान्यतः हमें मान के चलते हैं, उत्प्रेरक क्या होगा, यहाँ पर कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है ना। परंतु क्या होगा, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपने में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, ये उत्प्रेरक। अब इनका प्रभाव क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, कम ताप पर ही तीव्र गति से हो सकती है, यानी कि उसकी जो अभिक्रिया का वेग है वो तीव्र हो जाता है। जनरल जो सामान्य है, ये कहता है कि उनकी संक्रियण ऊर्जा है वो कम हो, ठीक है ना। संक्रियण ऊर्जा इस प्रकार से मान लेते हैं, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, इस टाइप से। तो मान लीजिए यहाँ से इस टाइप से एक ग्राफ, ऐसा, ये तो जैसे हमने क्या मिला है, इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी जो संक्रियण ऊर्जा है यहाँ पर ये कम हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, इतने में ही पहुंच जाएगा यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। ये रिएक्शन, इसकी ऊर्जा यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे हमने उत्प्रेरक मिलाया तो इसकी ऊर्जा यहाँ तक आ गई, वो आसानी से इसको अभिकारक जो क्या हो गया, उत्पाद में परिवर्तित। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक मिलाने से संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और अपक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लग जाती है, ठीक है। तो ये है इसकी उत्प्रेरक का प्रभाव, इस प्रकार से उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगी, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, सिंपल ये याद रखना, ठीक है ना। और उत्प्रेरक क्या होगा, जो स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, इसमें अभिक्रिया में अभिक्रिया को तो बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है, लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाता, अभिकारक जो उत्प्रेरक हो वो ऐसे को वैसे बना रहे, ठीक है ना। दूसरा बेटा इसमें ठोस अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल। देखो, सतह का क्षेत्रफल आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी जल्दी होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, है ना, घरेलू एग्जांपल। मान लीजिए आपने क्या किया कि कोई कपड़ा धुला, और कपड़े को आपने क्या किया, फैलाया नहीं, उसको ऐसे रख दिया वहां पे, वो जल्दी सूखेगा, या फैलाया हुआ कपड़ा जल्दी सूखेगा, आपने एक कपड़े को फैला दिया ऐसे, ये आपने उठाया धुल करके उसको एक जगह पे ऐसे इकट्ठा करके रख दिया, वो जल्दी सूखेगा या ये वाला सूखेगा, ये फैलाया वाला। बिल्कुल। क्यों, उसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। इस पर क्या होगा, माना सूर्य का प्रकाश बहुत जगह पड़ रहा है, यहाँ पर भी पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, बहुत लंबा एरिया है, इसलिए क्या होगा, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, ठीक है ना। जिसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। यहाँ पर क्या होगा, इसका सतह का क्षेत्रफल कम हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको एक गोला के रूप में बना दिया। इसमें जो सतह है वो कम एरिया पर होगा, धूप कम जगह पर पड़ी, कुछ अंदर का एरिया वहां धूप नहीं पड़ी। तो ऐसे ही होगा, जिन पदार्थों का क्या होगा,
जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती है ना, ये विषमांगी कहलाते हैं, ठीक है ना। और इन विषमांगी में क्या होगा का ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, ठीक है ना, क्षेत्र के समानुपाती होती है। देखा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों ने चूर्ण लिया। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ जो आप लोगों को बेस्ट मालूम है। आप लोग टॉफी खाते हैं, टॉफी खाते हैं, आपने जैसे मुंह में रखते हैं उसको चूसते हैं तो वो लंबे समय तक जो है आपके मुंह में रह सकती है। लेकिन आपने क्या किया, टॉफी ली और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, दांतों से तोड़ दिया, तो जल्दी से क्या हो जाएगी, ये जल्दी घुलेगी नहीं घुलेगी। ये जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे, देखो इस समय तो सतह का क्षेत्रफल ये था, और जब हमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, देखो ये इस प्रकार से, तो इसकी जो सतह है, इसकी सतह बढ़ गई। देखो इसका सतह इतना बढ़ गया, ये सतह यहाँ बढ़ गई, यहाँ सतह बढ़ गई, इस पर अभिक्रिया होने के लिए ज्यादा मिल गया। तो आप लोग देखोगे एक पाउडर है, पाउडर जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। तो जिनका सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा वो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, ठीक है ना, उनका भी स्वाभाविक क्या होगा, तेज, ठीक है ना। अतः ये कह सकता है, देखो ये कह रहा है कि अभिकारकों को हमेशा बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाए, बारीक चूर्ण में लेंगे ताकि क्या होगा, जल्दी अभिक्रिया करेगा, जिससे इनकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अधिक होने के कारण अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तो अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, चूर्ण चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता लग ही गया कि हम जब पानी में हैं, पानी में यदि हम क्या करें, एक मिश्री का टुकड़ा डालेंगे तो देर में घुलेगा, लेकिन यदि मिश्री को पीस करके बारीक पीस लें और उसको डालेंगे तो तुरंत घुलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इसमें जितना क्या होगा, जो अभिकारक है उनका सतह का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा वो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, ठीक है। तो ये अभिक्रिया का वेग। उसके बाद एक बेटा इसमें माध्यम का प्रभाव भी पड़ता है इसमें, है ना। माध्यम की प्रकृति जो है, किस प्रकार की माध्यम की प्रकृति है वो भी डिपेंड करता है। ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है बेटा, सारे कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ये कहता है कि यदि अभिकारकों की प्रकृति आयनिक या ध्रुवीय होती है, जो अभिकारक हैं ये आयनिक होगा, जैसे आयनिक हो गया Na पॉजिटिव, ये ध्रुव बनाते हो, तो इनकी जो ध्रुवीय विलायकों में करने से क्या होगा, तीव्र गति से होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कोई अभिकारक ले लिया, मान लीजिए हमने सपोज NaCl ले लिया और NaCl को हमने H2O में डाला, तो ये क्या होगा, इसमें अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। लेकिन यदि हम क्या करें, इसको बेंजीन में डालते हैं, C6H6 में डालेंगे, तो ये अभिक्रिया होने की संभावना ही नहीं होगी, क्योंकि क्या है, अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है। कभी आप लोगों ने देखा होगा ये अध्रुवीय पदार्थ है बेंजीन, बेंजीन को यहाँ घुलेगा नहीं, ठीक है ना। या नैफ्थलीन देखा होगा, नैफ्थलीन तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि देखो, तो इनकी अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों से कराने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। यदि हमने ध्रुवीय कोई पदार्थ लिया या आयनिक पदार्थ लिया या ध्रुवीय पदार्थ लिया, और यदि हम उनकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, ध्रुवीय विलायक से करवा रहे हैं। ध्रुवीय विलायक माने जो ध्रुव बनाते हो, ध्रुव पता लग रहा होगा बेटा आप लोगों को, जैसे H2O है, तो H2O इस प्रकार से होता है, V शेप होता है, तो दो ध्रुव बन गए, ये नेगेटिव वाला ध्रुव बन गया, ये पॉजिटिव वाला ध्रुव बन गया, दो पार्ट में बन गए, दो ध्रुव बन गए, है ना। तो उसको कहते हैं ध्रुवीय। और जिसमें ध्रुव नहीं बनते वो क्या होते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जबकि क्या है, अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग कम। तो आपको एक चीज नोट करनी है कि जब हम अभिकारक क्या होंगे, जो हमारे पास अभिकारक होंगे, यदि वो आयनिक और ध्रुवीय हैं, यदि वो आयनिक और ध्रुवीय हैं, तो यदि हम ध्रुवीय विलायक के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तीव्र होगा। और यदि हम क्या कर रहे होंगे, अध्रुवीय विलायकों के साथ अभिक्रिया करवा रहे होंगे, तो उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेटा,
ध्रुवीय जो विलायक होंगे अभिकारक से आसानी से आयनित होकर हो जाते हैं और उनके आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण लगने के कारण अभिक्रिया तीव्र हो जाती है ना। उनके मध्य जो आकर्षण होगा वो अधिक होने के कारण क्या होंगे, अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके बाद है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव से क्या हो सकता है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग कम होता है, लेकिन यदि हम देखेंगे परंतु ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों फोटोनों की उपस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। जैसे हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, जिससे हमने एक बार हेलोजिनेशन बताया था मैंने आपको, CH4, और यहाँ पर क्या होगा, Cl2 की अभिक्रिया करवाई लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, ये फोटोन के रूप में। तो ये Cl2 क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा, है ना। ये जल्दी टूट जाता है किसके, फोटोन के प्रेजेंस में, और जैसे टूटेगा वो अभिक्रिया करेगा। तो ये क्या कहता है कि ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों की उपस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। यदि हम विकिरण की उपस्थिति कर दें, ज्यादा कर दें, तो ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होंगी। जैसे ये कह रहा है हाइड्रोजन है, Cl2 है, इनके मध्य जो है मध्य का वेग बहुत कम होता है ना। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये क्या होगी, अवशोषित करके अभिक्रिया का क्या वेग बढ़ा देते हैं, यानी कि विकिरण को अवशोषित करेंगे और उनकी अभिक्रिया का वेग तीव्र गति से होगा। यहाँ पर दो प्रकार से होते बेटे, जैसे हमने CH4 लिया तो यहाँ पर यदि हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देता है, CH3Cl, ये भी बनाता है, ये भी क्या बना देता है, CH3Cl, है ना, दोनों में HCl निकलेगा। इनमें क्या अंतर होगा, ये जो अंधेरे में, ठीक है ना, इस अभिक्रिया यहीं तक पूर्ण होगी, इसके आगे नहीं चलती। लेकिन जब हम सूर्य का प्रकाश लेंगे तो ये क्या करेगा, ये CH3Cl है ना, ये अगेन रिएक्शन करता है Cl2 से, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, Hν ले रखा है फोटोन की उपस्थिति में। ये क्या बना देगा, CH2Cl2 बना देगा, प्लस HCl निकाल देगा, फिर अगेन रिएक्शन करेगा, देखो CH2Cl2 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, Cl2 की रिएक्शन, फिर क्या बना देगा, CHCl3। इसको आप लोग जानते हैं, CHCl3 को जानते हैं, CHCl3 को जानता है बेटा कोई, यस सर, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। हाँ बिल्कुल, CHCl3। फिर इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा। बहुत अच्छा विलायक होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस फोटोन ने क्या किया, इसकी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ा दिया और अभिक्रिया कहां तक पहुंच गई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नहीं तो इसने कहां तक बनना था, मेथिल क्लोराइड, इससे आगे नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये है बेटा क्या है, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या है पदार्थ हैं, उन पर जो हमारे पास क्या होंगे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये हैं सारे। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, चलो उनको छोड़ देंगे, पहले यही पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो अब है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्यंजक वाला। व्यंजक से पहले और था बेटा इसमें, है ना, आणविकता और कोटि में था। तो आणविकता और कोटि किसे कहते हैं, किसी को मालूम है आणविकता किसे कह सकते हैं, कोटि किसे कह सकते हैं? सर वो बाद में सर, पहले तो यही है सर, उसके जब ये पढ़ेंगे सर तभी तो वो समझ आएगा सर। चलो ठीक है, इसी को बता देते हैं, ठीक है, इसी को बता देते हैं। चलो ये है बेटा अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। ठीक है, मान लीजिए एक हमने क्या किया, एक अभिक्रिया हमारे पास है, ठीक है ना, इस अभिक्रिया में देखेंगे ये है N1A प्लस N2B और रिवर्सिबल भी, चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें M1C और प्लस M2D, इस प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास है ना। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम वेग निकालेंगे तो वेग हमेशा क्या होगा, जो वेग होता है, वेग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। जो अभिकारक है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक
की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इनके जो सांद्रताएं हैं वो देखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए और इसकी घात n1 और एक्टिव मास ऑफ बी और इसकी घात n2। जब भी हमें वेग निकालना होगा, ध्यान रखना ये नियम है इसके, हमेशा वेग किस पर निर्भर करेगा, जो अभिकारक हैं उनकी सक्रिय मात्रा, उनकी सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। यानी समानुपाती का मतलब ये होगा कि जो उनकी सक्रिय मात्राएं हैं उनके समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इन दोनों की मात्राओं पर निर्भर करेगा, अभिकारकों की मात्रा, ठीक है ना, इनकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, इनकी जो सांद्रता होगी। तो हम इसको वेग बराबर क्या आएगा, यदि हम वेग बराबर देखेंगे तो वेग बराबर क्या होना चाहिए, वेग बराबर हमारे पास आ जाएगा के और यहाँ पर आएगा और इन एक्टिव मास ऑफ ए, ये एक्टिव सक्रिय द्रव्यमान का होता है बेटा, है ना, एक्टिव मास ऑफ ए, ये हमने क्या किया, एक्टिव मास ऑफ, इसको ब्रैकेट है बेटा, ई नहीं है, और यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी, कितनी होगी इसकी, जो हमारे पास n1 है, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ बी और इसकी घात भी क्या होगी, n2। इस प्रकार से, ठीक है। और इसको यदि दूसरा हम वेग निकालते हैं, हमेशा वेग क्या होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा, वेग के लिए हम किस प्रकार से मान लेते हैं कि कितनी कमी हुई इसमें, हमने एक तो ये आएगा, ध्यान रखना, इसमें दो प्रकार के वेग दोनों प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, वो कहता है कि अभिक्रिया का वेग हमेशा अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं उनके समानुपाती होता है। तो एक तो हमने वेग ही निकाल दिया, ठीक है, उसकी जो सक्रिय मात्राएं थे उनके समानुपाती निकाल दिया। दूसरा वेग हमने पढ़ा था कि जो, मान लीजिए हमने क्या किया था कि जो अभिकारक में जितनी कमी आ रही, मान लीजिए तात्क्षणिक अभिक्रिया दिखाते हैं, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन dt, ये भी तो वेग था, ये भी तो वेग था बेटा। मान लीजिए ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग कैसे होगा, तो हमने एक वेग तो पढ़ लिया, क्या, एक वेग तो हमारे पास आ गया कि जो उसकी सक्रिय मात्राएं हैं, किसके, अभिकारक, उसके सांद्रताओं के समानुपाती, पहला नियम है ना, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, जो अभिकारक हैं उनकी सक्रिय मात्राओं के समानुपाती होता है, ठीक है ना, यानी कि वेग बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n, ठीक है ना, ए भी वेग है इस अभिक्रिया के लिए। दूसरा हमारे पास वेग और भी है, हो सकता है वेग बराबर, ये जो हमने पढ़ा था अभी इससे पहले अभिक्रिया, वो क्या था, वो कहता है कि जितनी मात्रा में क्या होगा, अभिकारक विलुप्त होगा, वो भी उसका वेग होगा, तब उतनी मात्रा में तो अभिकारक बनेगा। तो इसको हम दिखा सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी, समय के साथ कितनी सांद्रता में परिवर्तन आए, समय के साथ कितनी मात्रा में सांद्रता में परिवर्तन आया, ठीक है, यहाँ सांद्रता में कितनी मात्रा में परिवर्तन आया वो क्या कहलाएगा, उसका अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो यहाँ दो चीजें होगी, एक तो हमारे पास क्या हो गया कि उनकी सांद्रताओं के समानुपाती, और दूसरा क्या हो गया, वेग बराबर हो गया उनके सांद्रताओं में समय के साथ कितना परिवर्तन आया, वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, ये वेग है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, वेग है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आएगा देखो के, और यहाँ क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी वेग था, और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है माइनस, माइनस क्यों दिखा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो कमी हो रही होगी, विलुप्त हो रहे होंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट है, आर का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, ठीक है, तो माइनस, और ये आएगा डी और एक्टिव मास ऑफ आर, देखो एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी, इस प्रकार से है। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों बराबर होने से अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना, और नया फॉर्मूला किस प्रकार से मिल सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो अभिक्रिया का वेग किसके बीच है, एक तो वेग व्यंजक है और वेग स्थिरांक के बीच संबंध भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं
या दूसरी कंडीशन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। तो वेग नियम क्या कहता है कि मान लीजिए, यदि माना इस वेग नियम क्या कहेगा, ये कहता है कि मान लीजिए a बराबर b, जो एक्टिव मास ऑफ a इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ b। ये जो दो पदार्थ है a और b, ठीक है ना, इनकी जो सक्रिय मात्राएं हैं वो यदि एक हो तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है d और एक्टिव मास ऑफ r अपॉन t, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर ये भी k के बराबर हो सकता है, देखो एक जो है k के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक किसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर यदि लिखना चाहोगे बेटा आप लोग लिख सकते हैं कि वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया का वह वेग है, वेग स्थिरांक क्या होगा, यदि हम यहाँ पर लिख लें वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक बराबर, इसको हम लिखेंगे अभिक्रिया का वह वेग है, ठीक है ना, जब कि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता, जबकि क्या हो, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है ना। माने इसमें क्या करेंगे, इनकी जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, इकाई। मान लीजिए हमने इकाई कैसे ले लिया, ये एक एक के रूप में ले लिया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, है ना। तो इसलिए इसको इस स्थिरांक को क्या होगा, ये k के बराबर हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा विशिष्ट वेग स्थिरांक, इसको क्या कहेंगे, विशिष्ट वेग स्थिरांक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जहां पर a का मान भी a का मान और b का मान क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा, उसे कहा जाएगा विशिष्ट वेग स्थिरांक, ठीक है। अब वेग नियम क्या है, वेग नियम क्या है, किसी को मालूम है वेग नियम, सर वेग नियम सर जो सबसे ऊपर आपने लिखा उधर, ये वाला, ठीक है ना। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा, अभिकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, ये संबंध है इन दोनों के बीच में, जो ये यहाँ पर हमने दिखाया कि ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इस प्रकार से इनके बीच संबंध, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, वह है जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए एक दो रिएक्शन से देख लो तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार से निकालते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है 2NO, अभी लिख दिया हमने 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। इसके लिए वेग नियम के अनुसार निकालो तो वेग स्थिरांक का मान कितना होगा, सर सर वेग बराबर आएगा सर, हाँ वेग सर के के एक्टिव मास ऑफ NO की पावर 2 एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 1। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। देखो बेटा यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, वेग नियम क्या कहता है, वो कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारकों के सांद्रताओं सक्रिय जो सांद्रताएं हैं उनकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल होगा, ये है वेग नियम। क्या कहता है, ये कहता है कि जो
अभिक्रिया का वेग होगा। मान लीजिए हमने कहा अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं की गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल देखो, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वेग बराबर क्या ऐसे भी लिख सकते थे कि जो इनकी सक्रिय मात्राएं हैं, देखो यहाँ पर है NO, NO की सक्रिय मात्रा है, सक्रिय मात्रा के लिए बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, इसी के साथ 2 और यहाँ पर आएगा O2। तो इसके लिए फिर क्या आएगा? यदि वेग बराबर देखेंगे तो इस समानुपाती के चिन्ह हटा देंगे तो K और यहाँ पर आएगा NO की पावर 2 और O2। अब मान लीजिए हमने निकाला H2 प्लस Cl2 और रिवर्सिबल का चिन्ह लगा करके 2 मोल HCl, तो इसके लिए क्या होगा वेग समीकरण? इसके लिए क्या होगा बेटा? और बच्चे बताओ। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म, सर ये बात जरूरी नहीं है ना सर कि जो सर उनका ये रस समीकरण में थी गुणांक है सर, वही उनका सर ये सक्रिय द्रव्यमान का घात होगी सर, ये जरूरी नहीं है ना सर? ना वो तो आप जब कोटि पढ़ेंगे पता लगेगा। सर क्यों ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना सर, ये प्रैक्टिकल वैल्यू दे रखी है ना सर जो भी है। हाँ, ये प्रैक्टिकल वे होते हैं। सर हर जगह ऐसा नहीं होगा ना सर कि जो उनका जो रस समीकरण गुणांक है सर वही उनकी सर पावर बन जाए। ना नहीं होता बेटा ऐसा। यस सर। क्योंकि वो कोटि पर निर्भर करता है ना, वो आगे बताएंगे अब आप लोगों को ना। यहाँ पर तो ये देख लो, अब जैसे इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? वेग बराबर क्या होगा? क्या होगा सौरभ बताओ बेटा। केशव नेगी बता रहे हैं। H2 H2 Cl2 Cl2 H2 Cl2 ऐसा, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ Cl2, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तब वेग बराबर क्या आएगा? K और यहाँ पर आएगा H2 और Cl, और दूसरा मालूम है क्या? दूसरा भी हमारे पास है, जैसे हम निकालते हैं वेग, वेग बराबर दूसरा भी निकलता है, तो वेग बराबर दूसरा क्या निकालते हैं? बताया था वेग बराबर क्या होगा। यस सर। हाँ, यहाँ पर वेग इक्वल क्या लिख सकते हैं? माइनस डी एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन dt, ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना? तो ये भी एक प्रकार का उनका बीच संबंध है, ठीक? और भी हो सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, मान लीजिए हमने लिया N2 प्लस 3H2 और इज इक्वल टू 2NH3, इसके लिए कैसे निकल जाएगा? इसके लिए कैसे आएगा बेटा? बताओ, इसके लिए कैसे आएगा? अरे वेग बराबर निकालना है, कैसा आएगा? कैसा बता बेटा। इंद्रपाल भी आज, इंद्रपाल बता बेटा, कल भी नहीं था। वेग बराबर क्या होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है सर। अच्छा, कौन बताएगा? और अभिषेक के अलावा कौन बताएगा? सर हम्म,
बोलो। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 हाँ एक्टिव मास ऑफ H2 की घात 3। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा, सिंपल, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ N2 लिखा और फिर एक्टिव मास ऑफ H2 और उसकी घात 3 करके, बस ये है हमारे पास वेग। तो वेग बराबर क्या आ जाएगा, वेग बराबर k, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ N2, ठीक है ना, और इसकी घात क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H2, और इसकी घात हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इस प्रकार से हम वेग नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब है बेटा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है अभिक्रिया की कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। देखो बेटा, इसमें यदि हम परिभाषा के रूप में देखेंगे तो ये कहता है कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप, माना कोई अभिक्रिया हमारे पास है और उसके प्रायोगिक रूप से जो हमने क्या किया, निर्धारित वेग पद, जो प्रायोगिक रूप से हम क्या करेंगे, निर्धारित वेग पद, जो वेग पद होगा कि वेग समीकरण में सांद्रताओं के घातांकों के योग को हम क्या कह सकते हैं, उसकी अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि किसी भी, ये देखो, किसी अभिक्रिया, मान लीजिए किसी अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया के प्रायोगिक, जो प्रयोग द्वारा निकाला गया है ना, प्रायोगिक रूप में या रूप से, ठीक है ना, प्रायोगिक रूप से निर्धारित, ठीक है ना, निर्धारित वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद का वेग, जिसमें हम वेग निर्धारित करते हैं, वेग समीकरण, वेग समीकरण में सांद्रता, जो सांद्रता हो गए, सांद्रता पदों के घातांकों, ठीक है, जो घातांकों का योग, ठीक है, जो घातांकों का योग होगा, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। अब इससे मतलब क्या समझा, कि माना कोई अभिक्रिया हमारे पास है और प्रायोगिक रूप से हम क्या करते हैं, देखो, जो वेग निर्धारक पद होगा जिससे हम वेग निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से, ठीक है ना, निर्धारित वेग निर्धारक पद, जिससे हम वेग निर्धारित करते हैं, उस पद के लिए कह रहे हैं, है ना, का वेग समीकरण, जो जो वेग निर्धारक पद है उसका वेग समीकरण के सांद्रताओं, जो वेग समीकरण में जो सांद्रता पद है उनके घातांकों के योग के बराबर होगा। अब कैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए किस प्रकार से होगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास N1 प्लस N2 B है मान लीजिए, और हमने क्या कहा, ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। तो वेग निर्धारक पद कौन से होते हैं, वेग को निर्धारित करने वाला होता है अभिकारकों की सांद्रता। ये तो है वेग, वेग क्या कहता है, वेग कहता है, जो वेग का नियम था अभी पढ़ा हमने, कि जो वेग नियम क्या कहता है कि वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, अभिकारकों की सांद्रता होकर समानुपाती है ना, और इसकी घात N1 प्लस क्या, सॉरी, इनटू
एक्टिव मास ऑफ बी और इसकी घात आ जाएगी N2। ये है बेटा वेग निर्धारक पद, है ना। वेग निर्धारक पद तो ये है। और वो कहता है वेग समीकरण में सांद्रता पदों के, जो ये सांद्रता पद है, ये जो सांद्रता पद है, इनके घातांकों के योग, इनका जो घातांक है, ये देखो ये और ये, इनका योग क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाती है। तो यानी कि यदि हम देखेंगे, मान लीजिए चलो मान लीजिए हम N1 देखा, N2 देखा, तो इनको क्या कर देंगे, इनकी कोटि क्या आएगी, N1 प्लस N2, ठीक है ना। ये कोटि के रूप में आ जाएगा। इसको हम x भी लिख सकते हैं क्योंकि N1 अलग हो सकता है, इसको y भी लिख सकते हैं। तो इनका जो योग होगा वो उसकी कोटि कहलाएगा, ठीक है ना, घातांकों। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, वेग निर्धारक पद में ये ध्यान रखना कि सांद्रता के पदों का है, जिनमें सांद्रता परिवर्तन होगा, ठीक है ना, वही उनकी कोटि कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा, एक दो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, इनकी कोटि क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे वेग निर्धारक पद, चलो मान लीजिए इससे ले लेते हैं, है ना। एक लेते हैं, इसमें हमने लिया 2 5, ठीक है। एक लेते हैं N2O5 और रिवर्स इक्वल हो जाएगा N2O3 और प्लस O, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, जो बहुत धीमी गति से चलती है अभिक्रिया, उसी का हम क्या करते हैं, वेग निर्धारित करते हैं, है ना। जो धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया, जो तीव्र गति से चलेगी उनका वेग निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे मानो ये 3 अभिक्रियाएं, एक अभिक्रिया तो ये है हमारे पास, है ना, और भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो, सर फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि है। कैसे, सर इसमें सर जो अभिकारक है सर उसकी पावर 1 ही है सर। हाँ देखो यहाँ पर वेग है, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा N2O5, एक्टिव मास ऑफ वेव है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर यदि हम देखेंगे तो यहाँ आएगा K और इसको लिखेंगे N2O5, लेकिन इसकी घात कुछ नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसकी घात कुछ नहीं दिखाई देती उसकी घात 1 होती है हमेशा, है ना। तो जिसकी ये देखो, यदि हम इनके घातों को जोड़ेंगे तो घात 1 ही है, तो 1 को जोड़ने मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि, इसकी होगी प्रथम कोटि, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखते हैं, दूसरे वाले अभिक्रिया देखते हैं, एक अभिक्रिया और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3, ये है CH3 COOC2H5, मान लीजिए ये लिखा, ठीक है। और इस पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई NaOH, और इसने बना दिया 2 कंपाउंड बना दिए, एक तो बना दिया CH3 COONA और प्लस इस साथ साथ में क्या बना, CH3 CH2OH। इनके नाम पता है आप लोग, इसका नाम मालूम है, एथेनॉल। और बच्चों को याद था इसका नाम, सोडियम एसिटेट। अब तो नहीं बताएगा, अब सीखा है। इसका नाम क्या था बेटा, ये वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तो नहीं बताएगा, इसका नाम क्या है बेटा, एथिल एसिटेट। ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमने क्या किया, इसमें हमें निकालना वेग। अब चलो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो यहाँ देखो, अब अभिक्रिया का वेग निकालना चाहेंगे, वेग बराबर क्या है, वेग है अभिकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है ना। तो अभिकारक कौन कौन से हैं, यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ CH3 COC2H5, एथिल एस्टेट का सक्रिय मात्रा। दूसरा इसमें ये भी है NaOH, तो NaOH की सक्रिय मात्राएं, NaOH की सक्रिय मात्रा, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की सक्रिय मात्रा आ जाएगी, एक्टिव मास ऑफ दिस, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर ये आ जाएगा कि, और यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ CH3 COO और C,
ठीक है। अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन है इसमें, है ना। और यहाँ आएगा NaOH, एक्टिव मास ऑफ। देखो यदि हम देखेंगे तो इसकी घात भी क्या होगी, 1 होगी, और इसकी घात, क्योंकि इस इनमें घात दिखाई नहीं दे रहे, है ना। तो कोटि बराबर क्या होगा, उनके जो सांद्रता के पद हैं, देखो ये कह रहा है ना, समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, सांद्रता पदों को, ये सांद्रता पद है 1 2, केवल सांद्रता पद है बेटा, ध्यान रखना, सांद्रता पदों के घातांकों का योग, ठीक है ना, उसकी कोटि कहलाती है। तो ये कितना है, एक तो ये एथिल एस्टेट है, प्लस एक घात किसकी है, NaOH की, टोटल मिलाकर कितना हो गया 2। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कितने हो गए बेटा इसकी कोटि, 2 सर, द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि की, ठीक है। चलो इसको मैं आगे देखते हैं, एक और आगे लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2NO2, ठीक है, और इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 2 मॉलिक्यूल NO और प्लस O2, इसकी कोटि बतानी है आप लोगों को। सर द्वितीय कोटि की सर, हाँ? द्वितीय कोटि की सर। द्वितीय कोटि की, देख लो भाई, ये द्वितीय कोटि का है। वेग बराबर क्या होगा, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एक्टिव मास ऑफ NO2, और इसकी घात कितनी आएगी 2। तो अब कोटि स्वाभाविक है, वेग बराबर फिर क्या हुआ k, और यहाँ पर क्या आएगा NO2, और इसकी घात कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसकी कोटि की घात कितनी है, कोटि होगी द्वितीय कोटि, 2 ही तो हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखो एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो बेटे यहाँ पर क्या होगा, अभी तो आप लोग सरलता लग रहा है, लेकिन इसको ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक है ना। ये कोटि ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, उनकी कोटि तो आ जाती है, लेकिन जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, वो अलग प्रकार के हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो देखो H2 प्लस I2, और सॉरी सिंगल साइड है 2HI, इसकी कोटि बताओ बेटा। सर द्वितीय कोटि की सर। अब तुमने बताओ, दोनों को मौका दो है, और बच्चे बताओ बेटा कैसे कैसे निकाला आपने। इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर वेग बराबर क्या आएगा, तो वेग बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ H2, है ना, और इनटू एक्टिव मास ऑफ I2, ठीक है। और इनकी घात एक एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, k और एक्टिव मास ऑफ H2 की घात 1 और I2 की घात 1 आ जाएगी। तो ये बराबर 1 1 हो गए, दोनों मिलाकर कितना हो गए 1 + 1 बराबर, इसके द्वितीय कोटि की वैल्यू, कौन सी कोटि की होगी, द्वितीय कोटि। क्लियर, ये हो गया बेटा। इसमें एक और, ठीक है ना, ये देखो ये है FeCl3, मान लीजिए आपके पास है FeCl3, और ये 2 मॉलिक्यूल है, प्लस SnCl2, और इज इक्वल टू बनाया इसने 2 मॉलिक्यूल FeCl2 बनाया, और प्लस SnCl4 बनाया। इसकी कोटि निकालो बेटा, कौन सी कोटि के अभी, ये कोटि निकालना सीखना है। अभी अभी कोटि सिंपल चीज है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने वाली आगे।
हो गया बेटा, कितना है? कोई बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही कुछ। बता सकते हो? यहाँ देखो, वेग बराबर क्या आएगा? यदि हम वेग देखेंगे तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो क्या होंगी इनकी सांद्रता। सांद्रताएं क्या है? यहाँ पर देखेंगे एक्टिव मास ऑफ FeCl3, इसकी घात कितनी है बेटा? इसकी घात है 2। और एक्टिव मास ऑफ SnCl2, क्योंकि अभिकारक की सांद्रताओं के समानुपाती होता है, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो यदि हम इनके घातांकों का योग देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 2 + 1, ये एक घात हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ और कंपाउंड भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कोटि बतानी है आप लोगों को, तो सारे समझने वाली चीजें थी। अब देखो यहाँ पर है 2 मॉलिक्यूल NH3 और यहाँ लिखा हुआ Pt प्लेटिनम, ठीक है, और यहाँ आएगा N2 + 3H2। बेटा इसकी कोटि सर द्वितीय कोटि की होगी है, द्वितीय कोटि के सर। ये कह रहे हैं भाई द्वितीय कोटि। और बच्चे बताओ बेटा। हो गया, सबने देख लिया? देखो बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखना आपको, इसमें लग तो रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अमोनिया है, यदि हम वेग निकालें तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3 होता है, तो है एक्टिव मास ऑफ NH3 होता है, लेकिन इसकी घात 0, इसका सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, किसका? अमोनिया। जब भी किसी गैस को धातु की सतह पर होना होता है, धातु की सतह, जैसे माना हो गया Au हो गया और प्लेटिनम है, इनकी सतह पर जब विघटन होता है तो उनके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लग तो क्या रहा है, इसकी घात 2 होना चाहिए था, लेकिन इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस दशा में, क्योंकि जब भी किसी गैस का, अमोनिया गैस हो, ठीक है, को किसी धातु की सतह पर विघटन होता है जिसपे, तो वो क्या होते हैं? उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। भाई ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, ये गैसें हैं और धातु की सतह पर लेकर के चल रहे हैं, देखो प्लेटिनम की सतह पर, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा तो यही, लेकिन ये बराबर क्या आएगा? इसकी घात क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा K और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ NH3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 होगी, और जिसका 0 वैल्यू होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो K × 1 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अभी तक तो बहुत सिंपल था, यहाँ थोड़ी ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक और भी अभिक्रिया है बेटा, जैसे दूसरी अभिक्रिया भी है, जैसे हमने लिया H2 + Cl2, H2 + Cl2, और ये लिया हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNu, है ना, ये भी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में क्या होना चाहिए? सर कायदे से तो 2 होगा, लेकिन सर आगे जो होगा वो पता नहीं सर। हाँ, कायदे से, क्योंकि इसमें भी बेटा देखो, यहाँ पर क्या कायदे से 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी HNu है, यहाँ पर भी सांद्रता परिवर्तन, वैसे जनरली देख लेना
एक जनरली कह रहा हूँ मैं, सामान्यतः, है ना? ये जो गैसेस होते हैं, गैसों का सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए जो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो, एच एटॉमिक मास ऑफ H2, और इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, और Cl2 इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, है ना? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2, एटॉमिक मास ऑफ 0 हो जाएगा, ये Cl2 और इसका एटॉमिक मास 0, यानी कि ये बराबर क्या होगा, K के बराबर, ठीक है? इस प्रकार की जो अभिक्रिया है शून्य कोटि, जैसे जल के अणु है, जल के अणुओं का भी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। अब एक अभिक्रिया देखो, चलो उसको लिख लेते हैं, वैसे तो खैर अभी नहीं लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 COO एंड C2H5, है ना? और प्लस इस, यदि हम इसमें H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3 COOH हो गया, और प्लस क्या बन जाएगा, CS या C2H5OH, है ना? अब इस वाले अभिक्रिया के लिए निकालो। सर पावर तो आपको देनी पड़ेगी ना सर? नहीं, मैं क्यों दूंगा पावर, तुम बताओ ना, यहाँ नियम है ना। सर क्वेश्चन में तो पावर देता है सर। ना, पावर नहीं दे रखी है, यहाँ देखो। अब बताओ, यहाँ यदि हम वेग निकालेंगे, देखो ये कुछ चीजें थोड़ी याद रखने की है ना। वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ, देखो अब चलो देख ले, बता देता हूँ आपको, CH3 COO और ये C2H5, इसकी पावर तो 1 हो गया, क्योंकि इसका सांद्रता में परिवर्तन होता है इसका, लेकिन जल के अणु का कोई सांद्रता परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? तो यहाँ H2 आ जाएगा और इसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, 1 + 0 बराबर A कोटि की। होना तो क्या चाहिए था, इसको 2 कोटि की होना चाहिए था ना, क्योंकि इसका साधारण परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन आया, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दिखाई तो क्या दे रहा है, द्वितीय कोटि की है, लेकिन है क्या है, प्रथम कोटि की। ये सूडो, इसको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, सूडो, ठीक है ना? आभासी एकाणु का विक्रिया, ठीक है ना? आभासी एकाणु अभिक्रिया, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आप